हमने देखो हमने रेजिस्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज दिया था, याद है? हाँ सर। रेजिस्टर के अक्रॉस क्या दिया था? एसी वोल्टेज। हम क्या करेंगे, अब रेजिस्टर की जगह इंडक्टर लगाएंगे, उसको एसी वोल्टेज देंगे, ठीक है? उसको क्या देंगे? एसी वोल्टेज देंगे। और प्रोसीजर देखो सेम, ई नॉट सबका सेम है, ई सबका सेम है। उसके बाद हमको क्या करना है, आई निकालना है, फेज निकालेंगे, फेज डिफरेंस आएगा अल्फा, जो रेजिस्टर के केस में 0 आया। फिर क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे? ग्राफ। उसके बाद उसका फेजर डायग्राम निकालेंगे और फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये प्रोसीजर क्लियर है? यस सर। एक काम करो, यहाँ के बैठ जाओ, आप तीन लोग भी, आप यहाँ बैठ जाओ, पीछे इस बेंच पे, क्योंकि बहुत दूर लगता है सब देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पंखा चला के ही रहोगे, और गर्मी लगेगा तो नहीं जाएगा ना, आया ना? गर्मी लगेगा तो अब देखो आपको क्या करना है, प्रोसीजर तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टर की जगह इंडक्टर लगाएंगे, ठीक है? इसका हेडिंग क्या है? एसी वोल्टेज अप्लाई टू वोल्टेज। डीसी वोल्टेज इंडक्टर ये करना है। तो इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड, इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड, उसका इंडक्टेंस होता है, उसका क्या होता है? ये आपने इंडक्टर ले लिया और उसके अक्रॉस एक एसी वोल्टेज लगा दिया। अगर आपको याद होगा तो एसी वोल्टेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? वोल्टेज लगा दिया तो करंट आएगा, ये आई करंट टाइम के साथ चेंज होगा, है ना? क्योंकि ये एसी है, ये कम ज्यादा पोलैरिटी चेंज होते रहेगा। इसका इंडक्टेंस मान लो है, तो E क्या होता है? E फिक्स है, E नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इंडक्टर के केस में हमारे पास एक इक्वेशन था, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L डी आई बाय dt। क्या बात है? ये हमने कहाँ पढ़ा था? इसका इस्तेमाल हम अभी करेंगे, इसका इस्तेमाल हम, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये जो E है, ये देखो, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ था, ये क्या था? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उसके इंडक्टेंस को डिपेंड करता था, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, क्योंकि जब ये देखो ये करंट कम ज्यादा होगा, करंट कम ज्यादा होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा मतलब इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आएगा, ठीक है? मान लो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आया है ना, इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियली बढ़ रहा है तो इसको अपोज करने के लिए एक ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगा, जिसको मैं बोलता हूँ दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज माइनस L डी आई बाय dt। अब इसमें आप किरचॉफ लॉ लगाओ, इसमें क्या लगाओ? किरचॉफ लॉ।
by Kirchhoff voltage law, by Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff voltage law याद है? Summation of all voltage zero, summation of all voltage zero. ये का मतलब कि E plus E dash plus is zero. ऐसे तो होगा E plus E dash is zero. E plus E dash is zero. अब देखो E minus L di by dt is 0. E is equal to L di by dt. आपको क्या करना है? dt और L वहां लगेगा, तो di is equal to 1 by L E dt. दोनों को क्या करो? इंटीग्रेट. तो जो I आएगा that would be 1 by L कॉमन लेगा, बाहर आ गया. इंटीग्रल ऑफ E क्या है? E है E नॉट sin ओमेगा t. क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसको इंटीग्रेट कर दो. E नॉट बाहर आ गया. इंटीग्रल ऑफ sin ओमेगा t dt. sin को इंटीग्रेट करने पे क्या आता है? cos आता है कि माइनस cos ओमेगा t. सिर्फ अगर t होता तो यहाँ पे माइनस cos t लिख के छोड़ देता, पर साथ में एक टर्म है जिसको मैं डिवाइड करूंगा. ये इंटीग्रेशन का रूल, ये इंटीग्रेशन का प्लस एक कांस्टेंट आता है. अगर आपको पता होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आता है. अब एक मजे की बात बताऊं, ये जो I है ये करंट इन द सर्किट है. क्या है? पर क्योंकि मैंने AC वोल्टेज लगाया है, ये AC करंट है. AC करंट क्या कभी कांस्टेंट होता है? नहीं, वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है. ये पूरा टर्म टाइम के साथ चेंज हो रहा है. अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग वैल्यू आएगा और ये अलग-अलग आंसर होगा. और मैं बोल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है. ये क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ? C को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इंटीग्रेशन क्या ये पॉसिबल है? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट हो नहीं सकता. ये वेरिएबल है. देखो ये करंट है, ये भी करंट ही होगा, तभी तो ऐड करके करंट आ रहा है. हम लोग 11th में फिजिक्स में पहले पढ़े डायमेंशनल एनालिसिस या करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई दो चीज ऐड हो रही है तो वो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी होगी ना. आप केजी भी केजी ऐड कर सकते हो. अगर ये करंट है तो ये भी करंट होगा और ये भी करंट है, लेकिन ये कांस्टेंट हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे AC करंट है. और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है, मतलब कि C इज यहाँ पे कोई C नहीं है. अगर आपने C को फिक्स वैल्यू दे दिया तो जमेगा नहीं, वो वायलेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म कांस्टेंट हो नहीं दे सकता. आपको टाइम के साथ चेंज होना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे हम दोनों C क्या है? 0. तो I क्या आ गया? I by minus E नॉट by ओमेगा और ऊपर आ जाएगा cos ओमेगा t. अब cos ओमेगा t को मैं sin के टर्म में देखो कैसे लिखूंगा. cos थीटा ब्रैकेट में आपको लिखना है cos थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ pi by 2 माइनस थीटा को 0 डालो. cos 0 क्या होता है? 1. थीटा को 0 डालो. cos 90 क्या होता है? sin 90 1 इक्वल टू और बराबर लिखा. अब देखो therefore I क्या हो गया? माइनस E नॉट बाय L ओमेगा. cos को लिखूंगा मैं sin
अब देखो यहाँ पे एक और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लिखा sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। हाँ देखो cos माइनस तो खा जाता है, cos माइनस को पर sin और tan नहीं वो बाहर दे देते हैं। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो क्या ओमेगा टी के पास प्लस आ जाएगा? मेरे को ओमेगा टी के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करके कंपेयर करना है ना। अब देखो माइनस कॉमन ले लो, अगर आपने माइनस कॉमन लिया यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा e नॉट अपॉन l ओमेगा sin ऑफ ओमेगा टी माइनस। अब आपको e नॉट बाय l ओमेगा को I नॉट बोलना है। क्या बोलना है? Let e नॉट बाय ओमेगा बी I नॉट where I नॉट is peak value, I नॉट is ये हम देख चुके हैं ना। Therefore I is equal to I नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि फेज डिफरेंस बिटवीन E and Y is pi by 2। फेज डिफरेंस बिटवीन E and Y is pi by 2। और एक चीज और है, करंट इज लैगिंग by pi by 2 रेडियन, और you can say EMF is leading by pi by 2 रेडियन in the case of inductor। in the case of resistor ये जीरो था क्योंकि I was I नॉट sin ओमेगा t, मतलब ना कोई लैग कर रहा था ना कोई लीड कर रहा था क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो था। लेकिन इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है, फेज डिफरेंस इज pi by 2। तो आपको तीन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कितना? तीन। पहला स्टेटमेंट फेज डिफरेंस क्या बिटवीन E and I is pi by 2 radian, is pi by 2 radian। फिर ऐसा कह सकते हो करंट is lagging by pi by 2 radian। और लिख सकते हो कि EMF या वोल्टेज, ठीक है, EMF या वोल्टेज आपके बुक में क्या दिया है? वोल्टेज आपके बुक में दिया EMF, ठीक है। EMF लीड्स करंट बाय pi by 2 रेडियन, बाय pi by 2 रेडियन। यहाँ तक क्लैरिटी है? एकदम क्लैरिटी है? क्या किया एकदम समझ में आया? प्रोसीजर सब जगह सेम है, आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा चाहिए, पता होगा चाहिए। हमें पता है कि करंट बढ़ेगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसका डायरेक्शन ऐसा होगा और वो ई डैश होगा। ई इज इक्वल टू ओमेगा टी हम लेके चल रहे हैं, जो वोल्टेज दे रहे हो तो फिक्स है, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस है डी बाई डी टी होता है। किरचॉफ का कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज शुड बी जीरो, तो E प्लस ई डैश जीरो आना चाहिए, वहां से E ये आ गया। फिर उसको I को इंटीग्रेट किया, आपको एक ये मिला, यहाँ पे C जीरो है क्योंकि कांस्टेंट हो नहीं सकता, ठीक है, तो हमने C जीरो माना और प्लस सॉल्व किया और I इज इक्वल टू 9 और sin ओमेगा t माइनस pi by 2। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ पे ओमेगा टी ले लो, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लो? ओमेगा टी। ये प्लस ई नॉट माइनस ई नॉट प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट बराबर। ये एंगल मान लो पाई बाय 2, ये एंगल मान लो पाई, ये मान लो 3 बाय 2, तो ये मान लो चलेगा। अब आपको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? स्ट्रेट क्लियर? अब देखो
पहले ई नॉट को प्लॉट कर लो। हाँ ई नॉट तो सिंपल है, आया ना, 0 से स्टार्ट होगा। 0 से साइन का करना ना, हाँ बराबर। हाँ ऐसे ऐसा जाएगा आएगा। एकदम सिंपल। अब आई नॉट देखते हैं, क्या देखते हैं, आएगा जब ओमेगा टी 0 होगा, जब ओमेगा टी क्या होगा 0 0, तो आप प्लस आई नॉट से शुरू करो या 0 से आप माइनस आई नॉट से, वही देखना है। ओमेगा टी जब 0 किया तो आई नॉट साइन माइनस पाई बाय 2 हो, साइन माइनस थीटा तो माइनस बना ले लेते हैं, साइन 91 होता है, तो माइनस आई नॉट हो गया, ये क्या हो गया माइनस आई नॉट। तो जब ओमेगा टी 0 एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। तो यहाँ से शुरू किया आपने, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पर आ गया बराबर। ठीक है, अब देखो पाई बाय 2 का डिफरेंस है कि नहीं, फिर से ये अपना पीक वैल्यू पाई बाय 2 पे ले रहा है, ये अपना पीक वैल्यू पाई पे ले रहा है, ये अपना 0 पाई पे ले रहा है, और ये अपना 0 2 पाई पे ले रहा है। पीक वैल्यू बराबर आएगा। फिर हाँ ये, तो चलो हम अभी फेजर डायग्राम बनाते हैं। कौन सा डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम। इसको भी बनाना है। एक काम करता हूँ, 2-3 चीजों को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और इन सबको हटा देता हूँ। एक तो लिख देता हूँ कि हमने आई नॉट को क्या किया है, ई नॉट बाय एल ई नॉट बाय एल, और हमारा जो आई है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस बाय। क्लियर है, ये इतना इंफॉर्मेशन चाहिए था हमें, मैं बाकी सब करेंगे हटा देता हूं। देखो फेजर डायग्राम बनाते हैं हम। कौन सा डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाते हैं। हम क्या करेंगे, वेक्टर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं वेक्टर। तो आप शुरुआत करो, पहले ई को बना दें, जो साइन के साथ एंगल होगा x के साथ बनाना होता है, और जो भी वेक्टर का लेंथ होगा वो p वैल्यू होगा। ये दो चीज फेजर डायग्राम करने पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो ये हो गया ओमेगा टी, ये लेंथ हो गया मान लो ई नॉट, ये लेंथ कितना हो गया, ये आपका AC EMF का, AC वोल्टेज का फेजर डायग्राम। अब मुझे करंट को प्लॉट करना है, किसको प्लॉट करना है, करंट का एंगल पाई बाय 2 से लैग कर रहा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये ओमेगा टी है, इससे मुझे माइनस करना है पाई बाय 2, तो मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचता हूं, इससे परपेंडिकुलर है, तो ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे क्या है परपेंडिकुलर, तो ये ओमेगा टी ये है माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसका जो लेंथ है वो थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि हम आई नॉट को कम लेते हैं ना, आई नॉट को हम कम लेते हैं, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 एक्स एक्सिस के साथ लेना है। इसका जो लेंथ है ये आई नॉट है, इसका लेंथ क्या है, जो पीक वैल्यू होगी, जो क्या होगी पीक वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर
या कंपोनेंट निकालना, यहाँ थीटा का मान cos, तो यहाँ sin आएगा, तो यहाँ पे आपका E नॉट sin ऑफ ओमेगा t आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे I नॉट sin ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। ये है आपका फेजर डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, आपने बुक में ना लिखा होगा, वहां पे इक्वेशन 1 लिख देना। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम मुझे v इक्वल टू IR पता है, v इक्वल टू IR, ठीक है। तो अगर v IR होता तो R क्या होता, मुझे R ढूंढना है ना, R क्या होता है v बाय I। यहाँ पे E नॉट बाय I नॉट का काम है, E नॉट बाय I नॉट, L ओमेगा ऊपर जाएगा इज इक्वल टू L ओमेगा, दोनों को √2 से डिवाइड करो, दोनों को क्या करो √2 से डिवाइड करो, तो E नॉट देखो E नॉट अपॉन √2 होल डिवाइड बाय I नॉट, क्योंकि दोनों को √2 से डिवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी किसके बराबर है E नॉट बाय √2 या E RMS है अपॉन IRMS। Comparing V is equal to IR होता है, तो V by I is equal to R होता है, तो ये V है वोल्टेज, ये करंट है, क्या L ओमेगा वही काम कर रहा है जो मेरा रेजिस्टेंस R होता है, देखो यही है ना, कंपेयर कर रहे हो ना इसको, therefore L omega is acting like resistance, is acting like, तो उसके जगह मैं लिख दूंगा L omega plays the same role in inductor across AC voltage as played by resistor। L omega plays same role in inductor L omega plays same role in inductor across AC voltage as resistor, इसका मतलब क्या है, जो L ओमेगा है ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका क्या है, जब आप एक नॉर्मल रेजिस्टर लगाते हो उसमें कुछ रेजिस्टेंस आ रहा था, मतलब करंट को अपोज करेगा। जब आपने इंडक्टर लगाया, जब आपने क्या लगाया, देखो वो भी वायर से बना है, वायर में कितना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है, तो जो इंडक्टर से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो L ओमेगा होगा, वो क्या होगा L ओमेगा। अब हम इसको डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं बोलते, हम इसको इंडक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, क्लियर है। हम इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय X, क्लियर। मतलब कि इधर एक लाइन और लिख सकते हो कि ओमेगा L या L ओमेगा represents the opposition of current, it represents the opposition to the flow of current of AC current, it is called as inductive resistance। इसको ओमेगा L के नाम में लिखा जाता है, बुक में ओमेगा L लिखा है, ठीक है। L ओमेगा लिखो, ओमेगा L कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये है क्या, L आपका क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, L सेल्फ इंडक्टेंस, और ओमेगा क्या है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर।
तो ओमेगा एन represents, क्या बोलूं, ओमेगा एन represents opposition of flow of current, opposition of flow of current. It is known as, it is called as inductive, what, inductive reactance is resistance, inductive अब जो XL है वो ओमेगा एन, XL क्या है, ओमेगा एन, इट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, और XL क्या है, ओमेगा एन, ओके। और आपको लिखना है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो क्या होगा, ओम जी होगा ना, ओम या ओ, ओ, ठीक है। V इक्वल टू IR, V वोल्ट होता है, करंट क्या होता है, एम्पियर, रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि अगर आपने सादा रेजिस्टर लगाया तो उसका रेजिस्टेंस तो आगे होगा, वो क्लियर है। जो आपने इंडक्टर लगाया तब उसका जो रेजिस्टेंस, उसको हम पहले बात रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है L ओमेगा, क्या होता है, जहां पे L उस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है। अब हम कैपेसिटर लगाएंगे, वहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, उसका कुछ और वैल्यू होगा। फिर हम तीनों को लगा के देखेंगे कि सीरीज में जब तीनों को लगाए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बन गया, क्लियर। सुनो, यहां पे आपका एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर पर पहुंचा है, एक छोटी चीज और, छोटी सी चीज और, ये देखो टेक्स्ट बुक में लिखा है, इससे देख लेते हैं। ओमेगा 2 पाई f होता है ना, 2 पाई बाय t बोलो या 2 पाई f बोलो। f इज फ्रीक्वेंसी कि एसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या xl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा आप इसको पोलैरिटी चेंज करोगे उतना ज्यादा वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा। यहां देखो जो इसका ग्राफ आता है, जो इसका एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का ये उल्टा दिया है, क्या एक्सेस देखो ये यहां पे एक्सेल है, यहां पे स्ट्रेट लाइन है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फॉर डीसी वोल्टेज, एक मिनट, फॉर डीसी वोल्टेज एक मजे की बात बताओ, क्या बताओ, अगर डीसी वोल्ट है तो उसका फ्रीक्वेंसी 0, उसका फ्रीक्वेंसी क्योंकि उसमें पोलैरिटी कभी चेंज। मान लो आपका सर्किट ऐसा था, ये इंडक्टर था और यहाँ पे आपने डीसी सोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, डीसी सोर्स, क्लियर। और डीसी वोल्टेज या डीसी सोर्स बोलो, मेरा फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। अब कमाल की बात देखना, एक्सेल क्या हो जाएगा, 0। 1 मिनट कितना, 1 मिनट। अगर एक्सेल देखो ओमेगा 2 पाई f है तो 2 पाई f into l, डीसी सोर्स ले f 0। अगर एक्सेल 0 है मतलब अगर मैंने डीसी वोल्टेज इंडक्टर को लगा दिया तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि एक्सेल तो इसका रेजिस्टेंस है ना, जिसको मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलता हूं। अगर मैंने डीसी वोल्ट लगाया इंडक्टर के अक्रॉस तो उस इंडक्टर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, 100% करंट फ्लो होगा। अगर मैं रेजिस्टेंस लगाता तो ऐसा होगा क्या, ये इसी वजह से डीसी
तो ये है आपका एसी वोल्ट अप्लाइड टू इंडक्टर। आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो क्या करो, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दो। क्या लगा दो? कैपेसिटर कुछ याद है? हाँ सर, क्या याद है? सी बाय ठीक है। इसका कैपेसिटर का फॉर्मूला सी बाय वी। कैपेसिटर को सी होता है, उसका फॉर्मूला सी बाय वी क्यू बाय वी। सी क्यू बाय वी ना। हाँ, इसका कैपेसिटर सी है। चलो अब हम क्या करेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, उसको एक एसी वोल्टेज दे दिया। ई क्या है? ई नॉट sin ओमेगा टी, ये फिक्स है। आई नॉट निकालेंगे, मतलब आई निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, उसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे, फेजर डायग्राम, रेजिस्टेंस और डीसी वोल्टेज। बैटरी लो हो गया, क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई अच्छा बात ये है, पूरा प्रोसीजर क्या है करना है। ई गिवन आई निकालेंगे, फेज डिफरेंस डायग्राम, फेजर डायग्राम, ग्राफ, फेजर डायग्राम, रेजिस्टेंस और डीसी सोर्स। क्लियर है? यही रिपीट करेंगे हम, लेकिन हर जगह समझ गया कि बैटरी हर 2 मिनट में बताने की जरूरत है। एक बार और बता दो, ठीक है? यस सर। अब देखो, हर जगह आपको देखना पड़ेगा कि आई निकालने का तरीका अलग है। पिछले में इंडक्टर था, उसमें हमने ईएमएफ इंड्यूस होते हुए देखा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ E = माइनस से दिया बाय dt। हम वैसे बहुत दिन से इसको चार्ज नहीं किया, कभी ना कभी तो ये होगा। कोई बात नहीं। चलो ऐसे ही करेंगे बिना माइक, शुरुआत भी ऐसे ही। साइन ई क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा। यस सर। क्लियर? तो हर जगह करंट निकालने का तरीका है। इंडक्टर में हमने कैसे करंट निकाला था? इंडक्टर में करंट निकाला था E = -H का इस्तेमाल करके। मेरे पास C का क्या फॉर्मूला है मुझे वो देखना है। जैसे ही आपने इसको AC वोल्टेज लगाया, ये चार्ज होने लगा। कैपेसिटर का करंट शो करता है थ्रू स्टोरिंग चार्जेस, चार्ज हो जाता है ना। क्यों चार्जेस आ जाते हैं? इधर सब प्लस इधर माइनस, यहाँ पे सब प्लस तो C is Q by V इस केस में E, EMF E है ना, EMF क्या है? E। यहाँ से Q क्या आया? C into E। Q क्या आया? C into E। मुझे पता है I is equal to dQ by dt। ये इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम Q is C into E, Q is I is dQ by dt, तो I is equal to d by dt of Q की जगह C into E लिख दो। C कांस्टेंट बाहर आ गया, d by dt of E को क्या है? E को क्या है? E नॉट लिख दूं, चलेगा? E नॉट और C बाहर आ गया, d by dt of sin ओमेगा, ये आपका I है, ये क्या है? I। अब देखो sin ओमेगा t को डिफरेंशिएट करोगे तो cos ओमेगा t आएगा, और जो t के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन में डिवाइड, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई।
ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा हाँ। और साइन ओमेगा टी की वजह कॉस cos वगैरह की मल्टीप्लाई है क्लियर एकदम से। सही यानी कि यहाँ पे ये टर्म आपका आई नॉट है, ये टर्म आपका जिसको मैं पीक वैल्यू बोलते हैं, इसको क्या लिखा हूँ, therefore I is equal to I naught of cos omega t, where I naught is equal to E naught over C omega। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या करो, देखो cos ओमेगा t को मुझे sin ओमेगा t के टर्म में लाना है। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है cos कि थीटा cos थीटा sin ऑफ थीटा प्लस 90 हाँ पता है ये, यस सर थीटा प्लस पाई बाय 2। आ गया मान लो थीटा 0 ले लो, ले लिया। अगर आपने थीटा 0 लिया तो क्या होगा, cos 101 थीटा 0 लिया तो sin 91 और दोनों बराबर। तो I is equal to I naught sin ओमेगा t प्लस अच्छा एक बात है, क्या करंट इसका लीड कर रहा है पाई बाय 2 रेडियन से, करंट इस बार लीड कर रहा है। इंडक्टर में करंट लैग करता था और ईएमएफ लीड करता था, लेकिन कैपेसिटर में करंट लीड करता है पाई बाय 2 रेडियन से। लैग कौन करता है, तीन स्टेटमेंट। पहला क्या है कि फेज डिफरेंस बिटवीन E and I is I by 2 radian। Current is leading, yeah, current leads EMF by I by 2। या बोलो EMF lags चलेगा, यस सर तो क्या हम E गिवन था उससे I नॉट निकाल लिया, फेज डिफरेंस आ गया। अब ग्राफ, अब क्या करेंगे, कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस ई नॉट, यहाँ पे प्लस आई नॉट, यहाँ पे माइनस आई नॉट और उसके नीचे माइनस ये पाई बाय 2, ये पाई 3 पाई बाय 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ठीक है, चलेगा। देखो E is equal to E naught sin omega t, तो सिंपल है। फिर अब मुझे I को देखना है, when omega t is 0, I is equal to omega t 0 sin 91 I is equal to I। पिछली बार I is माइनस साइन नॉट से शुरू हुआ था, इस बार I is equal to प्लस साइन नॉट। क्लियर? अगर आप देखो तो करंट जो है E नॉट से आगे चल रहा है कितना, पाई बाय। क्लियर? चलो ये हो गया। अब बनाते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के बाद हमारा हमको रेजिस्टेंस निकालना है और उसके बाद डीसी वोल्टेज देखना है। क्लियर? फेजर डायग्राम यहाँ पे पहले E निकालेंगे। एक बात तो क्लियर है,
कि ये ओमेगा टी हो गया, ये ई नॉट हो गया, ये क्लियर है। ये हम लोग ने ईएमएफ और फेजर डायग्राम बना दिया। मुझे करंट का बनाना है। करंट का एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। ये ऑलरेडी ओमेगा टी है, इसका एक 90 यहाँ आएगा, इसका लेंथ थोड़ा छोटा होगा, पर ये 90 होगा, तो ये टोटल जो एंगल है, टोटल ये ओमेगा टी प्लस लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? ये आई नॉट ले लिया, क्या ले लिया? आई नॉट। यानी कि जो ये पार्ट है, ये बड़ा वाला, इसको मैं बोल दूंगा ई नॉट साइन थीटा। अब ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसको मैं बोल दूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये है यहाँ पे रेजिस्टेंस में क्या जगह है? कोशिश करेंगे फ्रॉम इक्वेशन इसको वन में इसको क्या बोलूं? फ्रॉम इक्वेशन आई नॉट क्या दिया है? सी ओमेगा ई नॉट। मुझे क्या चाहिए होता है? v बाय आई, मतलब ई नॉट बाय आई नॉट क्या आएगा? ये इक्वल टू आई नॉट है ना, आई नॉट नीचे जाएगा, सी ओमेगा नीचे आएगा, 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी। ये दोनों को √2 से डिवाइड करो, ई नॉट बाय √2 होल अपॉन आई नॉट बाय √2 इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। तो ई आरएमएस comparing with v by r, comparing with v by I is equal to r, r is equal to 1 by omega c represents r, that means 1 by c, 1 by omega c represents the opposition of flow of current in a capacitor। इसको मैं बोलता हूँ कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका जो एग्जैक्ट वर्डिंग आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस था, ये क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये क्या हो गया? कैपेसिटिव reactance represented by XC, that was represented by XL, वो क्या था? XL, inductive reactance। ये है capacitive reactance, XC 1 by omega C। क्लियर? ये क्या है आपका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी कहानी खत्म नहीं, अभी डीसी वोल्टेज वो हम अगले बोर्ड में बात ऐसा चलो याद रखो। आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, वो है 1 बाय ओमेगा सी। वो क्या है? 1 बाय WC ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी। इसका ऐसा ही यूनिट ओम्स क्लियर? बराबर। ऐसा यूनिट क्या है? ओम्स। फॉर डीसी सोर्स, फॉर डीसी सोर्स होगा क्या? देखो, आपने एक कैपेसिटर लिया और डायरेक्ट उसको एक वोल्टेज से लगा दिया, बराबर। सी और डी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0। यहाँ पे अगर देखोगे तो XC is inversely proportional to ओमेगा।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बराबर है ना, क्योंकि ओमेगा क्या 2 पाई एफ होगा। हाँ, यानी कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करो, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे एक्स सी रखो, यहाँ पे एफ रखो और यहाँ पे एक्स सी कम हो जाए। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, फ्रीक्वेंसी 0, तो क्या एक्ससी इनफाइनाइट हो जाएगा? हाँ, एक्ससी क्या हो जाएगा? मतलब कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब ये कोई भी करंट पास होने नहीं देगा। देयरफॉर कैपेसिटर blocks the DC and X so DC and X as local circuit by passing AC from high frequency. Yes, X blocks the DC direct current. देखो, लेकिन आप बोलोगे सर अभी तक तो हम लोग कैपेसिटर में दे रहे हैं। कैपेसिटर करता क्या है? चार्जेस स्टोर करता है। चार्जेस स्टोर क्या करता है? चार्जेस स्टोर। जब चार्ज स्टोर होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जब तक ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बराबर नहीं हो जाता, ये चार्ज होते रहेगा। करंट बह रहा है, ये चार्ज हो रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, अब करंट पास ही नहीं हो सकता। इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका सेम हो गया, तो करंट यहाँ से कभी पास हो नहीं सकता। तो करंट की बेसिक प्रॉपर्टी है ना, करंट को पास होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यहाँ पे वो पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है और वो करंट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जैसे 4 लाइन करने से सीरीज एनसीआर सर्किट, सीरीज एनसीआर बराबर है। आपको सीरीज में एल लेना है, एल लेना है, फिर सी लेना है, फिर आर लेना है और इसको अटैच करना है एक एसी वोल्टेज से, एक एसी वोल्टेज। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान दो, मान लो ये ईएमएफ अक्रॉस एल है, ये ईएमएफ अक्रॉस ध्यान रखो एल है, ये ईएमएफ अक्रॉस सी है और ये ईएमएफ अक्रॉस आर। क्या आपको कोई दिक्कत है? क्या यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं? इसका रेजिस्टेंस एक्सएल होगा, जिसको मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलता हूँ, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलता हूँ और इसको रेजिस्टेंस बोलता हूँ। मान लो यहाँ से करंट जा रहा है आगे, जो कि एसी लेवल जो कि कम ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे पता है V = IR, तो मैं सबका वोल्टेज लिख देता हूँ। EL जो होगा I0 XL होगा, कोई दिक्कत? EC जो होगा I0 XC होगा और ER जो होगा वो I0 पिक्चर क्लियर? हम क्या करेंगे, करंट को जीरो फेज पे मानेंगे, करंट को जीरो फेज पे मानेंगे, किसके मानेंगे? जीरो फेज। इसका मतलब क्या होता है? ये फेजर डायग्राम, ये क्या है? फेजर डायग्राम। जो ओमेगा टी आपका एंगल होता था वो आप एक्स से बना देते थे। जब मैंने बोला कि करंट का कोई फेज नहीं है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे ही आना है। हम किसको लाइन करेगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ उसका कोई एंगल नहीं है। वाई एक्सिस वाई की तो बात ही नहीं है, बात किसके थे? एक्स के साथ एंगल लेते थे। क्योंकि ये जीरो फेज पे है तो ये डायरेक्टली किस एक्सिस में आएगा? एक्स एक्सिस। अब मजे
मजे की बात बताता हूँ, अगर करंट जीरो फेज पे है तो इंडक्टर के लिए, इसके लिए करंट सबका सेम है, तो ये सबके लिए सेम आएगा, ईएमएफ सबका बदलेगा, ईएमएफ सबका अलग अलग है ना। कंडक्टर के लिए, सॉरी मैंने इंडक्टर की बात की, इंडक्टर कैपेसिटर की बात की, इंडक्टर के लिए ईएमएफ क्या करता है, लीड, ईएमएफ लीड करता है, क्योंकि करंट में पाई बाय 2 माइनस में आएगा, लैग होता है, तो ईएमएफ लीड्स करंट बाय, तो ये करंट है, इससे लीड करेगा पाई बाय 2 ना, यहाँ आ गया एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे, जिसको मैं बोल रहा हूँ ई है, क्योंकि ये देखो इंडक्टर है। कैपेसिटर पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, कैपेसिटर में क्या होता है, ईएमएफ लैग करता है, तो अगर ये I नॉट है, इसका 90 डिग्री लैग करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे भी कोई दिक्कत, लेकिन एक चीज और बची है, रेजिस्टेंस। क्या बची है, रेजिस्टेंस में E और I में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो EMF एंड करंट आर इन फेज, क्या है, यस सर, आर इन फेज, मतलब ये I नॉट क्या होगा, ये क्या है, I नॉट, तो ये है E और R, assume that En is greater than, assume किया गया, ऐसा हुआ, ऐसे जरूरी, अगर En बड़ा Ec छोटा, तो क्या इनका रिजल्टेंट यहाँ En माइनस Ec आएगा, ऊपर के डायरेक्शन, क्योंकि En बड़ा, ये En माइनस Ec और ये Er को जब मैं ऐड करूंगा, जब मैं, तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा है, ऐसा है ना, ये मेरा E नॉट होगा, क्या होगा, E नॉट is resultant EMF का P पर, resultant EMF का क्लियर है, कोई दिक्कत, देखो ये तीन अलग अलग वोल्टेज है ना, EMF के, मुझे उनका रिजल्टेंट निकालना था, तो ये ऊपर नीचे तो उसका रिजल्टेंट ये 90 डिग्री पे तो उसका रिजल्टेंट ये, क्लियर, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है EF माइनस EC, और ये रिप्रेजेंट करता है ER, और ये रिप्रेजेंट करता है E नॉट बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या लगाएंगे हम लोग, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये आपका मान लो एंगल फाई, ये मान लो एंगल फाई, ये फाई क्या है, इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन I नॉट एंड E नॉट, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड रिजल्टेंट EMF। देखो हम फेज डिफरेंस E और I के बीच में निकालते हैं, हां जहां पे E को स्टैंडर्ड मानते हैं और I में प्लस माइनस देते हैं, यहाँ पे I को आना है और हम देखते हैं कि क्या फेज डिफरेंस E का है, क्यों, क्योंकि I सबके लिए सेम है, EMF चेंज हो रहा है, पहले EMF सबको सेम था और I चेंज हो रहा है, समझ गया, पाइथागोरस हां, ये 90, तो दिस स्क्वायर E नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू En माइनस EC प्लस ER। अब E नॉट को मैं I नॉट x से लिख दूंगा, यहाँ से I नॉट x है, तो I नॉट XL का होल स्क्वायर, ठीक है, EL क्या है, I नॉट XC, सॉरी
एक्सेल सॉरी ये आई नॉट So you don't easy that way. E L R D. You don't need that way. ये ऐसे रहेगा ना इसका भी तो हम लोग फाइंड आउट तो चलो इसको ई नॉट ही रखते हैं क्या रखते हैं ई आई हो जाएगा आई नॉट एक्सेल का स्क्वायर यह माइनस आई नॉट बराबर प्लस आई नॉट क्लियर तो यहाँ से ई नॉट स्क्वायर आया मैं आई नॉट को कॉमन ले लेता हूँ और बाहर लूंगा पर क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये आई नॉट का स्क्वायर बाहर आएगा और अंदर होगा एक्सेल माइनस एक्सेल क्लियर प्लस आई नॉट स्क्वायर क्लियर है अब इसमें से आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो आई नॉट स्क्वायर को क्या ले लो तो आएगा एक्सेल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्लियर ये हो गया तो ई नॉट क्या है अंडर रूट ले लो आई नॉट अंडर रूट ऑफ एक्सेल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर एक क्वेश्चन अब देखो इसको z मान लो इसको क्या मान लो z पूरे टर्म को क्या मान लो z तो e नॉट इज इक्वल टू i नॉट इनटू z where z is under root of xl minus xc का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर तो e नॉट बाय i नॉट क्या आ गया z दोनों को रूट 3 से डिवाइड कर दो आया आ गया z तो e आ रहा है अपॉन i आ रहा है z क्लियर है हां क्या है पर ये बना दिया अगर आप इसको v by i से कंपेयर करो तो क्या z आपको रेजिस्टेंस दे रहा है therefore नहीं ये मान लीजिए ठीक है therefore z represents total opposition to flow of current देखो मतलब z क्या है ये पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का क्या है टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअली देखो तो इसका रेजिस्टेंस XL था इसका XC था इसका R था जब तीनों को सीरीज में लगाया तो मैंने सिंपली ऐड नहीं किया टोटल रेजिस्टेंस में सिंपली ऐड नहीं किया क्या किया है अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर वो है आपका दूर से देखने में लगेगा अलग अलग ये ना सीरीज में लगा ऐड किया तो ऐसा होगा ये इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस क्या ये बात है इसको क्या बोलते हैं इम्पीडेंस ठीक है तो Z आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ XL माइनस अब आपको फाई भी निकालना है ना फेज डिफरेंस tan फाई tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो EL माइनस EC अपॉन ER तो tan फाई क्या है माइनस सॉरी I नॉट XL I नॉट XL माइनस I नॉट XC और I नॉट ये I नॉट कॉमन लेके कैंसिल tan फाई XL माइनस XC therefore
where phi is the phase difference. Phi is the phase difference between resultant EMF and current. एक छोटी सी चीज और रही है वो हम लोग अच्छा ऐसा यूनिट ऑफ इम्पीडेंस ऐसा ओम्स क्या है ओम। एक और चीज होता है एक्सेप्टेंस या एडमिटेंस। क्या होता है या एडमिटेंस जो होता है वहां का इम्पीडेंस। ऑब्वियसली इम्पीडेंस रेजिस्टेंस है तो उसका रेसिप्रोकल एडमिटेंस। अब ध्यान से देखो हमने यहां पर लिखा अब इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं। phi is equal to tan inverse xl minus xc upon r case 1 cases में first case if xl equal to xc देखो अगर xl और xc बराबर हो गए तो EL बराबर EC EL बराबर EC। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका सिर्फ R बचेगा। अगर आपका इम्पीडेंस कहीं R के बराबर होगा ना क्योंकि ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो फिर अगर XL इज बराबर XC EL बराबर EC तो phi जो है तो tan इनवर्स होगा 0 बाय R हो जाएगा जो भी होगा 0 tan बराबर tan 0 लिखना tan 0 1 0 sin phi cos ना तो sin 0 अगर phi 0 हो गया मतलब यही आपका जो E0 है ER के बराबर ही हुआ ना क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया ये क्या हो गया सिर्फ ER बचा जो यहाँ पर रिजल्टेंट है क्योंकि ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल हो गया टोटल रेजिस्टेंस ER ही बचा तो I और R के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। If XL greater than XC अगर XL XC से बड़ा है तो कुछ रिजल्टेंट आने लगा मतलब आपका EMF लीड कर रहा है सेम ये वाला केस EMF लीड्स करंट बाय लीडिंग और एक लास्ट केस if XL is smaller than XC तब क्या होगा करंट लीड करेगा EMF लैग्स EMF ये तीन केस क्लियर है। अब देखो हमने I पहले E को E0 sin ओमेगा t लिखा और I को प्लस माइनस phi लिख दिया। यहाँ पे I जो है आपका I0 sin ओमेगा t और जो E लिखा जाएगा E0 sin देखो ओमेगा t या तो 0 होगा या तो प्लस phi होगा या तो माइनस phi होगा प्लस माइनस क्लियर बता दो तो इसे अब देखो एक लास्ट केस इम्पीडेंस ट्रायंगल दिया आपके तो कुछ है नहीं तो कुछ सिर्फ ये दो फॉर्मूलास को जो z का उसको याद करने का एक तरीका है पर वो तरीका क्या है उसको याद करना पड़ेगा तो इससे अच्छा डायरेक्ट इसको याद कर लो कोई टफ इक्वेशन है नहीं z इज अंडर रूट ऑफ xl माइनस xc का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और वहीं पे xl माइनस xc पाया 5 हो गया ये कुछ टफ नहीं और आपके बुक में एक और तरीका दिया याद करने का अब प्रॉब्लम क्या थी उसके लिए बोर्ड ट्रायंगल याद करना पड़ेगा हां तो मैं बोलता हूं डायरेक्ट याद करो क्योंकि बुक में लिखा है तो मैं पढ़ा दूंगा हां
तो मतलब उसका नहीं उसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल तो वो होता कैसे? प्रॉपर्टी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। हाँ ये हो गया आपका x माइनस, ये हो गया z, ये हो गया r, ये हो गया phi, ये है आपका इम्पीडेंस, ये है आपका इम्पीडेंस। ये ट्रायंगल अगर याद हुआ तो फिर आपको पता है कि पाइथागोरस से z स्क्वायर आएगा अंडर रूट ऑफ xl माइनस xc का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यस सर तो z क्या आ गया? बराबर। यस सर और tan phi वैल्यू क्या आएगा? n बार xl माइनस xc अपॉन तो phi क्या आएगा? phi is the inverse of xl minus xc अपॉन उसमें नहीं है याद करने के लिए मैं बोलूंगा एक तो मतलब इसका नहीं है इम्पीडेंस ट्रायंगल में दिया है तो मैं बताऊं, ठीक है? हाँ सर तो आज के लिए हाँ सर इतना ही।